नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे हिंदी पैडागोजी और व्याकरण दोनों एक साथ देखेंगे। देखिए, व्याकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें अपठित गद्यांश होते हैं, और पैडागोजी सेक्शन से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न करेंगे आज, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का रहा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह विद्यालय में ही होता है। बी का रहा है, यह एक सचेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। सी का रहा है, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। और डी है, इनमें व्याकरण के नियमों को रटा जाता है। कह रहा है भाषा अर्जन। देखिए, जो भाषा अर्जन होता है ना, यह एक सहज होती है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। यह घर से, समाज से सीखी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, और यह अवचेतन के रूप में कार्य करती है। जबकि जो भाषा अधिगम जो होता है, यह औपचारिक होता है, जो विद्यालयी प्रक्रिया होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नोआम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अर्जित, अनुकरणीय, जन्मजात, बनावटी। तो देखिए, नोआम चॉम्स्की साहब बताए हैं कि बच्चों में मानव मस्तिष्क के भीतर भाषा अधिग्रहण यंत्र जो जन्मजात से ही मौजूद होता है, ठीक है। तो अर्थात यह जन्मजात होती है, इनका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारा डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। तो देखिए, बहुभाषिकता जो होता है, यह सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 हो गया, 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को व्याकरण के नियम याद करवाना। देखिए, याद जो शब्द है ना, निगेटिव होता है, नकारात्मक, तो ये गलत हो जाएगा पहले। बी कह रहा है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, ठीक है। और सी कह रहा है, बच्चों की लिखावट में सुधार करना। यहाँ पर ये सब भाषा का उद्देश्य पूछ रहा है, तो लिखावट की बात होगी नहीं। सी का और डी कह रहा है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के सभी उत्तर याद कराना। याद शब्द निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अनुकरण द्वारा। बी है, सुदृढ़ीकरण द्वारा। और सी है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। और डी है, अंतर्निहित नियम बनाकर। तो देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जो है, इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। तो इस हिसाब से वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे भाषा सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा और संवाद करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को पास या फेल घोषित करना, गलत। बी है, बच्चों की त्रुटियों को खोजना और उन्हें दंडित करना। दंडित शब्द क्या है, नेगेटिव होता है। और सी है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति का आकलन करना। ये बात ठीक है, ठीक ना। देखिए, क्या होता है, जब शिक्षा का जो उद्देश्य है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक के सर्वांगीण विकास का नियमित तौर पर आकलन करना और उसमें सुधार करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भाषा की कक्षा में पोर्टफोलियो का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चे के संचित कार्यों का एक क्रमिक रिकॉर्ड रखता है। बी कह रहा है, यह केवल परीक्षा के अंकों का विवरण देता है, गलत। यह शिक्षक की दक्षता को दर्शाता है। यह गृह कार्य का ब्यौरा करता है या रखता है, तो ठीक है। तो जो देखिए, जो पोर्टफोलियो होता है, यह
बच्चे द्वारा निश्चित समय अवधि में किए गए भाषाई और शैक्षणिक कार्यों का एक क्रमिक और संगठित संग्रह होता है जो इसमें लिखा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, मुद्रित समृद्ध परिवेश भाषा सीखने में किस प्रकार सहायक है। तो ऑप्शन नंबर एक है यह बच्चों को सुंदर चित्र बनाना सिखाता है। बी कह रहा है यह बच्चों को अनजाने में भाषा के लिखित रूप के संपर्क में लाता है। और सी कह रहा है यह केवल सुंदर सुलेख के लिए आवश्यक है। और डी कह रहा है यह व्याकरण की समझ बढ़ाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह बच्चों को अनजाने में भाषा के लिखित रूप में संपर्क में लाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे। पढ़ना सीखने का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 वर्णमाला के अक्षरों को पहचानना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, लिखे हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना, केवल कठिन शब्दों का उच्चारण करना। तो देखिए जो पढ़ने का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना, ठीक ना। विषय वस्तु और भाव जो भी हो उसका अर्थ ग्रहण करना और समझना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मौन वाचन का अभ्यास करना। बी है बच्चों के उच्चारण दोष और झिझक को दूर रखना या दूर करना। सी है तीव्र गति से पढ़ना। और डी है व्याकरण के नियमों को समझाना। तो देखिए जो सस्वर वाचन होता है बच्चों के उच्चारण दोष और झिझक को दूर करने की बात होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सस्वर वाचन में बच्चा सही उच्चारण लय प्रवाह और सार्वजनिक रूप से बोलने में जो झिझक समाप्त करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत इसी में हम व्याकरण का भी क्वेश्चन कराएंगे। आइए प्रश्न नंबर 11 है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए, गलत। बी है मातृभाषा में शुरुआत करके अन्य अनेक भाषाओं को जोड़ते हैं या जोड़ते जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भाषा कौशल का सही क्रम लिखित और स्वाभाविक रूप से क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ना लिखना सुनना बोलना। तो देखिए सुबोपली इसका शॉर्टकट है। तो सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को ग्रेड प्रदान करना। बी है सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना। और सी है बच्चों का अंतिम परिणाम तैयार करना। और डी है बच्चे की बुद्धिमत्ता का मापन करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों और कमियों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है उपचारात्मक शिक्षण का कब किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है निदानात्मक परीक्षण के बाद। बी है निदानात्मक परीक्षण के से पहले आज सत्र के प्रारंभ में वार्षिक परीक्षा के समय। तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है रेमिडियल टीचिंग, यह जो होता है निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहले निदान मतलब कठिनाई की पहचान करेंगे, फिर ना उसके बाद उसका उपचार करेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कनिष्ठ स्तर पर ही काव्यशास्त्र समझाना, गलत। बी है बच्चों को लय आनंद और आनंदभूति का अनुभव कराना। सी है कठिन शब्दों को रटाना शब्द निगेटिव होता है, केवल निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखते हैं। भाषा शिक्षण में संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण के नियमों की एक अलग पुस्तक पढ़ाना, गलत बात। बी है पाठ्य पुस्तक के पाठों के दौरान आई भाषा संदर्भों में व्याकरण को समझाना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 17 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भाषा में प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो अंग्रेजी, हिंदी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या कोई भी विदेशी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। बालक में भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावशाली या प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए समृद्ध भाषाई परिवेश, केवल टीवी देखना, महंगे खिलौना, कठिन पुस्तकें। तो देखिए इसमें जो समृद्ध जो है जो प्रभावित करने वाले कारक है भाषा का, वह समृद्ध भाषाई परिवेश। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को जितना अधिक समृद्ध जीवन और अंतःक्रिया भाषाई माहौल मिलेगा, उसका भाषा विकास उतना ही तीव्र और प्रभावी होगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा की कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, सभी बच्चों से एक जैसी गति में या गति से सीखने की अपेक्षा करना। एक जैसी गति सीखने से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बच्चा कोई मंदबुद्धि होगा तो कोई पिछड़ा होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, कोई। ठीक ना। बी वाला कर है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना। ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। स्कीमा और भाषा विकास के संबंध में पियाजे का क्या विचार है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा विचार से पहले आती है। बी कह रहा है, विचार संज्ञान भाषा के विकास को संचालित करता है। सी कह रहा है, भाषा और विचार पूरी तरह स्वतंत्र है, भाषा केवल अनुकरण से सीखी जाती है। तो देखिए जो है पियाजे के अनुसार स्कीमा का मतलब है विचार संज्ञान भाषा के विकास को संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। अब आएगा हमारा व्याकरण से प्रश्न जो 20 नंबर है। देखिए व्याकरण से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप लोग देखिए ध्यान से किस प्रकार का प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 21 है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? सज्जन। तो सज्जन का मतलब हुआ सतजन जन। तो यह जो हो जाएगा जो संधि हो जाएगी तो या ज में बदल जाता है। जब त आता है तो वह क्या होता है? ज में बदल जाता है। तो इसलिए यह व्यंजन संधि है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 22 देखेंगे। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण में कौन सा समास होगा? तो जो तीसरा भाव प्रकट करता है वह बहुब्रीहि समास होता है। ठीक ना। तीसरा भाव मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकर्ष, निष्कर्ष, विकर्ष, अवनति। तो देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक ना। अपकर्ष उत्कर्ष का मतलब होता है बढ़ावा, उन्नति, और अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट या अवनति। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 24 है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुयज्ञ, यज्ञ। तो देखिए जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक ना। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 25, अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए उपसर्ग जो होता है पहला अक्षर होता है। तो अनुराग, अनुराग में अनु जो है उपसर्ग है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स, आस, ठास, मीठा। तो देखिए मिठास में आस लगा हुआ है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह भाववाचक संज्ञा है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दिनकर, रवि, हिमांशु और भास्कर। तो देखिए जो हिमांशु है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, आग, अग्नि, सूरज, हाथ। तो अग्नि जो है तत्सम है और सब तद्भव है। ठीक ना। अग्नि का तत्सम आग होता है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव। अगला क्वेश्चन 29, अंधे की
लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, अंधा व्यक्ति, रास्ता दिखाना। तो देखिए अंधे की लकड़ी का मतलब हो गया एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सुपर फास्ट क्लास है भाई, ये ध्यान रहे, सुपर फास्ट रिवीजन। प्रश्न नंबर 30 है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए जो कल है यह कालवाचक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समय की बात हो रही है इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो देखिए जो इसका शुद्ध है ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ठीक ना। उत्तरंज्वल, तो व्यंजन संधि है तो हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 32 देखते हैं। गाय चर रही है, इस वाक्य में गाय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक ना। यदि किसी विशेष का नाम आए तो वह जातिवाचक हो जाएगा, ठीक ना, अर्थात जाति का बोध होगा यहाँ पर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 करण कारक, आपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो रहा है तो आपादान कारक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है या व्यक्त होता है उसे हम कहते हैं आपादान कारक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 34 देखेंगे। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है वीरांगना, वीरवती, वीरा, वरांगी। तो वीर का वीरांगना होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। पंचवटी, पंचवटी मतलब यह द्विगु समास हो जाएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक ना। तो और जो समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 36 देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौधन अन, पोधन अन, पौधन अन, पौधन अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा पोधन अन होगा, ठीक ना, यह अयादि संधि है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। आंखें खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सोकर उठना, सच्चाई का ज्ञान होना, भ्रम दूर होना, आँख में दर्द होना, ध्यान से देखना। तो यह सच्चाई का ज्ञान होना या भ्रम दूर होना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। रोहन सो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो की जाती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो ऑटोमेटिक होती है, हंसना वसना ये सब क्या है? यह सब अकर्मक क्रिया, हंसना, रोना, उड़ना, ये सब जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक की देन है, ठीक ना। बच्चा रोता है तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी, हंस रहा है तो अकर्मक हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर रहा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़। तो कौन सी संधि है इसमें बताइए? महाधन उत्सव, महोत्सव, अ और उ मिलकर के ओ बना रहा है तो इसका मतलब यह गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, या परिमाण बोध विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या सर्वनामिक विशेषण। तो 4 गज, 4 गज है तो यह
क्या हो जाएगा, मलमल। 4 गज मलमल का मतलब है परिमाण बोधक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पर तौलने की बात है मलमल को, ठीक ना, मलमल को तौला जा रहा है, ठीक ना। कपड़ा, कपड़ा जिसको बोला जाता है उसको तौलने की बात है 4 गज, तो इसका मतलब है कि ये परिमाण की बात कर रहा है। तो देखिए टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सुपर फास्ट क्लास में वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।